हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राफ से हमें क्या मिलता है। मतलब आपको पता है कि फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ यूज होते हैं और आपने शायद याद भी किया होगा कि इस ग्राफ की स्लोप से हमें ये फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी या इस ग्राफ के एरिया से हमको ये फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने याद किया होगा कि अगर आपको वीटी कर्व दिया हुआ है या वीटी ग्राफ दिया हुआ है, जहां पर वी क्या है, वेलोसिटी, और टी क्या है, टाइम है। अगर ये ग्राफ दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि इसकी स्लोप से आपको एक्सेलेरेशन मिलता है और पता होगा उसके एरिया से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी मिल सकता है। अब डिस्टेंस कब मिलता है, डिस्प्लेसमेंट कब मिलता है और हमें कैसे करना है, तो आपने सब याद किया होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको कुछ बताने वाला हूं, उसकी हेल्प से आपको कोई भी ग्राफ दिया हो, फिजिक्स में कोई भी ग्राफ दिया हो, आप उसकी स्लोप से पता लगा पाएंगे कि आपको स्लोप से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है, और साथ ही साथ आप ये भी पता लगा पाएंगे उसके एरिया से हमको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है। ठीक है, समझ रहे होंगे बात? ठीक है। साथ ही साथ किसी कर्व की स्लोप कैसे देखते हैं, जैसे आपको पता होगा बेटा कि स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है, लेकिन जो पैराबोला होता है या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है या सर्कुलर कर्व होता है, तो इन सब की जो स्लोप होती है वो वेरिएबल होती है। तो कब स्लोप बढ़ती हुई होती है, सब कब स्लोप हमारी डिक्रीजिंग होती है, इंक्रीजिंग होती है, सब बातें अपन करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बताने वाला हूं, कौन कौन से ग्राफ्स हैं जो हमारे फिजिक्स में यूज होते हैं और उनके स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है और उनका जरूरत क्या है, उनकी महत्व क्या है हमारे फिजिक्स में। ये लेक्चर देखने के बाद आप तीन चीजें बिल्कुल आराम से कर पाओगे। पता क्या क्या? आप कोई भी आपको ग्राफ दिया हो तो आप ये बता पाओगे कि उसकी स्लोप से आपको क्या मिलने वाला है। आप साथ ही साथ ये भी बता पाएंगे कि उसके एरिया से आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाली है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में ग्राफ बनाना होगा तो वो भी आप बना पाओगे कि आपका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा कि इलिप्टिकल बनेगा कि सर्कुलर बनेगा कि पैराबोलिक बनेगा। ये सब चीजें आप पता लगा पाएंगे। चलिए, तो लेट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मान के चलो आपको कोई भी ग्राफ दिया है फिजिक्स में। ठीक है, ये हमारी सुंदर सी क्या होगी बेटा, एक्स एक्सिस हो गई, ये सुंदर सी हमारी वाई एक्सिस होगी। मान के चलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमें एक फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है जो कि है बी। ये फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, टाइम भी हो सकता है, मोमेंटम भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। जैसे ज्यादातर हम फिजिक्स में क्या देखते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज में चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि टाइम के साथ साथ पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ किसी भी कॉइल के एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ किसी पार्टिकल का पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है। तो हम टाइम के साथ ही चेंज देखना चाहते हैं। तो ज्यादातर हमारी इस एक्सिस पे जो होता है वो टाइम होता है, और यहाँ पे हमारी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दूसरी हो सकती है। मान के चलिए इस एक्सिस पे आपकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ए है, या आपका फोर्स हो सकता है, या आपका टाइम हो सकता है, या आपका फोर्स हो सकता है, या आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या आपका टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी स्लोप क्या होती है आपको पता होगा। इसकी स्लोप क्या होती है? इसकी स्लोप होती है बेटा डीए बाई डीवी। तो यहां पे मान के चलिए जैसे फोर्स लिखा हुआ है, टाइम लिखा है, तो आप क्या लिख लेंगे, df बाई dt, वो उसकी क्या हो जाएगी, स्लोप। और स्लोप देखते कैसे हैं, अभी तो कुछ भी हो सकता था, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था, पैराबोलिक भी हो सकता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हो सकता था, एक्सपोनेंशियल कर्व भी हो सकता है, कुछ भी कर्व हो सकता था। तो उसकी स्लोप देखते कैसे हैं सर, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं इसमें। ठीक है, तो ये कहलाती है बेटा इसकी स्लोप। क्या कहलाती है बेटा इसकी स्लोप। अब स्लोप देखते कैसे, अब मान लीजिए फिजिक्स में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पी ले लूं, ध्यान देना, यहाँ पे पी क्या हो गया, हमारा पार्टिकल का मोमेंटम हो गया, और यहाँ पे मैं क्या ले लूं, टाइम ले लूं। तो ये मोमेंटम हो गया, ये टाइम हो गया। तो बेटा इसकी स्लोप क्या होगी बेटा, जैसे कि मैंने बताया इसकी स्लोप होगी dp बाई dt। अब आप जानते हैं बेटा ये स्लोप है इस कर्व की, पीटी कर्व की जो क्या है, ये dp बाई dt क्या है, स्लोप है, इंस्टेंटेनियस स्लोप है, किसी पॉइंट पर है। ठीक है, तो यार अच्छी बात है सर। तो ये फिजिक्स में क्या होता है यार, dp बाई dt फिजिक्स में होता क्या है, फोर्स होता है। ओ अच्छा, फोर्स होता है सर, अरे तो हमको पता ही नहीं था सर। अच्छा, फोर्स होता है dp बाई dt। तो पीटी कर्व दिया होगा तो पीटी कर्व की स्लोप से आपको फोर्स मिल जाएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक कर्व ऐसे दिया होता है, स्ट्रेट लाइन दिया होता। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है। अब बोलोगे सर कैसे कांस्टेंट होती है, ये भी मुझे बता दो। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना ले, सब कुछ बताने वाला हूं मैं आपको, है ना। चलो, अगर ये पैराबोलिक होता तो इसकी स्लोप इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। स्लोप कैसे निकालते हैं सब कुछ बताऊंगा। तो देखो बेटा, अब इस पर पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी बेटा, कांस्टेंट लगेगी। क्यों लगेगी भाई कांस्टेंट? कांस्टेंट इसलिए लगेगी क्योंकि इसकी स्लोप क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी। बेटा इसकी स्लोप कांस्टेंट क्यों होगी, क्योंकि भैया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना हुआ हमारा कर्व,
अगर स्ट्रेट लाइन होता है, सर स्ट्रेट लाइन की तो स्लोप कांस्टेंट होती है, हाँ 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 स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो कांस्टेंट होती है। अभी आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि स्लोप क्या होती है, बता रहा हूं मैं आपको, है ना। ये लाइट यार क्यों डिस्टर्ब कर रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा ना यहाँ भूत बंगला बन चुका है। भूत बंगला नहीं बना एक्चुअल में, ये ट्यूबलाइट को पता नहीं दिक्कत हो गई है, बार बार ब्लिंक कर रही है बेटा। ये समझ पा रहे हैं कि इसको बंद कर दें, बड़ा दिक्कत है यार। चलिए इसको बंद कर दिया है ना, अब थोड़ा सा ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, दिख तो रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो है नहीं है, ठीक है। अब बेटा इसके एरिया से क्या मिलेगा, एरिया क्या होता है सर, तो देखो अभी अपन ने ये तो एग्जांपल के तौर पर लिया था कि इस एक्सिस पर फिजिकल क्वांटिटी हमारी टाइम हो गई है और इस एक्सिस पर हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो चुका है, मोमेंटम हो चुका है। अब इसका एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है बेटा a इंटू डी का इंटीग्रेशन, एरिया होता है। अब बेटा यहाँ पे देखो एरिया, अब इस कर्व का एरिया कितना एरिया किस इंटरवल में, तो यहाँ पे इंटरवल जरूर डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम b की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं कि भैया ये b1 है और यहाँ मान लेते हैं b2 है, तो भैया अपन ने यहाँ पे लिमिट लगा दी b1 से b2, मतलब कहने का ये है, ध्यान देना, ये एरिया है इस कर्व का, कहां से कहां तक का है, b1 से b2 तक का। सुनना अच्छे से, क्या है बेटा, ये इस कर्व का एरिया है कहां से कहां तक का, b1 से b2 तक का। अब मान चलिए b2 आपका यहां ना होके बेटा यहां भी तो हो सकता है, इंटरवल हो गया आपका, इंटरवल हो गया, b2 माइनस b1 क्या हो गया, इंटरवल हो गया, इस इंटरवल का एरिया है, तो उस इंटरवल में वो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी जो भी हमारा फॉर्मूला होता होगा। अब बोलोगे सर नहीं आया समझ में, कैसी बात कर दी सर आपने, फिर से बताओ, देखो आप ध्यान देना बेटा, जैसे मान के चलो यहां पे अपन ले लेते हैं बेटा v और यहां ले लेते हैं t, v क्या हो गया हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई बेटा, पार्टिकल की क्या हो गई, वेलोसिटी, तो उसका एरिया क्या लिखोगे, अभी मैंने बताया a इंटू डी बताया था, तो क्या लिखोगे v इंटू डी टी। अब मान चलो अपन ले रहे हैं यहाँ टाइम t1 ले लेते हैं, यहाँ टाइम t2 ले लेते हैं, तो अपन टाइम इंटरवल ले रहे हैं t2 माइनस t1, मतलब अपन कहां से कहां जा रहे हैं बेटा, t1 से t2 जा रहे हैं। तो इसका जो एरिया होगा बेटा, अब आपको पता है फिजिक्स में क्या होता है बेटा, क्या होता है फिजिक्स में आपको पता है बेटा, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब क्या हो गया बेटा, चेंज इन पोजीशन, आपको मिल जाएगा पार्टिकल की पोजीशन में चेंज, पोजीशन नहीं मिलेगी बेटा, ध्यान रखिए, चेंज इन पोजीशन मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा आपको, और यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जब पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हो रहा हो, ये जरूर याद करना, ठीक है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये आपका डिस्टेंस भी बन सकता है, कैसे होगा डिस्टेंस, कैसे, अब मान चलो ये नेगेटिव एरिया आ रहा होता, मान चलो ये कर्व नीचे भी होता, तो बेटा उसका एरिया कैसा होता, नेगेटिव। तो देखो यार आपको कब डिस्टेंस कैसे मिलेगा और डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा आपको याद रखना है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है ना बेटा, तो अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो जब आप एरिया को जोड़ोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान चलो ऐसा कर्व बनता, ध्यान देना अच्छे से बेटा, ये ऐसा कर्व बनता, इसका एरिया a1 ले लो, इसका एरिया a2 ले लो, इसका एरिया a3 ले लो। अब आपसे पूछा जाता है कि t1 से t2 टाइम इंटरवल में बताओ पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बेटा इसका एरिया पॉजिटिव, इसका एरिया पॉजिटिव और ये नेगेटिव एरिया। अब देखो बेटा जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है उसका एरिया आप नेगेटिव ही ऐड करोगे, और जो फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती उसके नेगेटिव एरिया को भी आप पॉजिटिव करके ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको पता है बेटा नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और पार्टिकल अगर मोशन में है तो डिस्टेंस जीरो भी नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है बेटा, हमारा पॉजिटिव होता है, तो हम इस नेगेटिव एरिया को भी पॉजिटिव करके जोड़ेंगे। तो अगर हमें यहां से यहां तक का एरिया निकालने, इस कर्व का वीटी कर्व है, अगर हम इसका एरिया निकालें बेटा, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकाल लें तो हमें डिस्टेंस भी मिल सकता है, मतलब हमें चेंज इन पोजीशन मिलेगा, वो डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर हम नेगेटिव एरिया को नेगेटिव जोड़ेंगे, जैसे मान लो इसका 10 है, इसका 20 है और इसका भी 10 है, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो माइनस 10 लोगे इसका एरिया को, और ये 20 हो गया तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा, सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। और मान के चलिए कि भाई साहब आपको डिस्टेंस निकालना हो तो 10, और इसको आप माइनस 10 नहीं लिखोगे, इसको भी आप प्लस 10 लिखोगे। जैसे हमें फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ले लूं यहाँ पे, तो आपको पता है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का एरिया कैसे लिखा जाएगा बेटा, ऐसे तो लिखा जाएगा f into dx, और मान चलो यहाँ पे f हो गया, फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन दोनों का डायरेक्शन सेम है बेटा, है ना, इन दोनों का ये दिया रहेगा सवाल में तुमको, और ये कुछ इस टाइप का बन गया, मान के ये भी ऐसे ही बन गया। तो जब आप वर्क निकालोगे, आपको पता है वर्क है, तो आपको वर्क मिल जाएगा उस इंटरवल में, मान चलो x1 से x2 है ये, तो x2 माइनस x1 इस इंटरवल में आपको वर्क मिल जाएगा कि उस फोर्स ने, इस F फोर्स ने कितना वर्क किया एरिया से।
बेटा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि अब आपको कोई भी कर्व दिया हो तो आप ये आराम से पता लगा पाएंगे कि उसकी स्लोप से आपको क्या मिलने वाला है और उसके एरिया से आपको क्या मिलने वाला है। और एरिया में क्या बनेगा बेटा? रेक्टेंगल बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, या तो क्या ज्यादा ज्यादा क्या बन जाएगा बेटा? ज्यादा ट्रेपेजियम बन जाएगा। ट्रेपेजियम का एरिया आप लोग जानते हैं 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू हाइट, आप जानते हैं। या आप चाहे तो ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो आप रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना के भी उन दोनों के एरिया को ऐड करके भी आप जोड़ सकते हैं। बेटा आप देखो, मुझे आपको ये नहीं बताना ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ये सब भी मैं अलग से बताता हूं, लेकिन अभी नहीं बताना, मुझे ग्राफ्स के बारे में बताना है और मुझे बेसिकली स्लोप के बारे में बताना है। अब देखो बेटा, जैसे एफटी कर्व दिया हुआ है, एफटी कर्व की बताओ जल्दी से, इस कर्व की स्लोप क्या होगी? तो स्लोप होगी df/dt। फिजिक्स में किसी चीज का फॉर्मूला नहीं होता। अगर फिजिक्स में किसी चीज का फॉर्मूला नहीं होता तो हमें इसकी स्लोप से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी बेटा, बिल्कुल सही बात है। और इसका एरिया क्या होगा? fdt। अब ये मैं कर्व ले लेता हूं t1 से t2, है ना, तो ये t1 से t2 हमने एरिया ले लिया। ऐसे ही लिखते हैं अपन एरिया को। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया तो मिलता है, एरिया ऑफ द सर्कल हम प्रूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, वो सब नहीं बताना है मुझे। तो बेटा ये क्या होता है फिजिक्स में? ये होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम। तो हमें इस टाइम इंटरवल में पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज मिलेगा, पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज मिलेगा इस टाइम इंटरवल में। और अगर आपको इनिशियल मोमेंटम दिया होगा, फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। या पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा, तो यू कैन कैलकुलेट द फाइनल मोमेंटम, क्योंकि आप एरिया को किसके बराबर कर दोगे? चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम 0 है तो जो भी एरिया आएगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। बेटा समझ रहे हैं कि इसने समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, क्योंकि fdt। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम दूसरे शब्दों में क्या बोला जाता है? इंपल्स। तो आपको इस टाइम इंटरवल में इस फोर्स की इंपल्स मिल जाएगी, इस टाइम इंटरवल में इस फोर्स की। आपको टाइम इंटरवल जरूर ध्यान देना है कि आप कितने टाइम इंटरवल में एरिया निकालें। कभी-कभी क्या होता है हमें पूरे एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसमें टाइम इंटरवल दिया रहता है कि भैया पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज बताओ इस टाइम इंटरवल में। तो उस टाइम इंटरवल में 3 सेकंड से 7 सेकंड तक के टाइम इंटरवल में अगर आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा जा रहा है बेटा, तो आपको 3 से 7 तक का एरिया निकालना है। पूरा हमेशा एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। हर बार आप मत सोचा करो कि आपको हर बार पूरे एरिया की जरूरत पड़ेगी, वो तो टाइम इंटरवल है ना, ध्यान रखेंगे उस चीज का। और ठीक है भाई, और आपको जो कर्व दिया होगा वो या तो रेक्टेंगल होगा या तो फिर आपका मतलब इस टाइप से स्ट्रेट बन जाएगा, तो आपको पता है रेक्टेंगल हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा तो ट्रेपेजियम हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे बातों को, है ना, आपने किए होंगे सवाल। और देखो बेटा, जैसे यहां मैं मैग्नेटिक फ्लक्स ले लूं, यहां मैं टाइम ले लूं, तो स्लोप क्या हो जाएगी इसकी? d∅m/dt। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। तो हमें इसकी स्लोप से इंस्टेंटेनियस ईएमएफ मिलेगा। तो यहां से यहां तक अगर आप देखो तो आपकी स्लोप पॉजिटिव है और स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप क्या होगी? मैंने आपको बताया कांस्टेंट होगी और पॉजिटिव होगी। ठीक है, निकालते कैसे स्लोप अभी मैं बताने वाला हूं। फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो बेटा, यहां से इस टाइम इंटरवल में t1 मान लो, ये t2 है और ये मान लो t3। तो 0 से t1 टाइम इंटरवल में आपकी स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है। t1 से t3 टाइम इंटरवल में आपकी स्लोप कांस्टेंट और 0 है। 0 भी तो कांस्टेंट होता है ना। और t2 से t3 टाइम इंटरवल में आपकी स्लोप नेगेटिव है। तो जब आपकी स्लोप नेगेटिव आएगी तो उस समय पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहां से यहां तक आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पॉजिटिव है, यहां से यहां तक इंस्टेंटेनियस ईएमएफ 0 है और यहां से यहां तक आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ नेगेटिव है। कैसा है? नेगेटिव है बेटा। और आप ये भी देख सकते हैं कि देखो यार, ग्राफ को पढ़ते हुए भी आना चाहिए आपको। आप देख सकते हैं इस टाइम इंटरवल में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो गया तो फैराडे चचा ने कहा था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो कोई ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस कराना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाना है, ईएमएफ इंड्यूस कराना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है यार सर, ये तो बहुत मजा आ रहा है सर। हम तो आप कोई भी टाइप के ग्राफ में देख के पता लगा पाएंगे सर क्या मिलने वाला है। जैसे यहाँ करंट ले लेते हैं और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, तो इसकी स्लोप क्या होगी? di/dt, जो कि फिजिक्स में किसी भी चीज का फॉर्मूला नहीं होती, तो मतलब इसकी स्लोप से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसका एरिया क्या होगा? i/dt। टाइम इंटरवल ले लेते हैं बेटा t1 से t2। ये क्या होता है बेटा? अरे ये तो चार्ज फ्लोज होती है, ये तो dq होता है, ये तो चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर होती है इन द टाइम इंटरवल t1 to t2। तो इसके एरिया से हमें चार्ज फ्लोज पता चल जाएगी। तो उस टाइम उस कंडक्टर में इस टाइम इंटरवल में, ध्यान रखिए, इस टाइम इंटरवल का ही एरिया निकालना है। तो इस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो होगा थ्रू द कंडक्टर, ये पता चल जाएगा। चलिए अब अपन को कुछ क्या देखने बेटे? स्टैंडर्ड ग्राफ देखने हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है
पैराबोला की जो स्लोप होती है। और मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे, अगर ये 5-6 जो स्टैंडर्ड ग्राफ उनके बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। आप ये पता लगा पाएंगे कि x वर्सेस t ग्राफ पैराबोलिक बनने वाला है कि स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लूं, यहाँ पे t ले लूं, तो dx/dt क्या हो जाएगा? आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो उसकी स्लोप से आपको क्या मिल जाएगी बेटा? वेलोसिटी मिल जाएगी, खत्म बात। अब देखो आप स्लोप कैसे देखते हैं, स्लोप कैसे देखते हैं, किसी भी कर्व की स्लोप कैसे देखते हैं? जैसे मैंने बताया स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, तो अपन स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो स्ट्रेट लाइन, तो भैया स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है बेटा? हम तो फिजिक्स वाले हैं, और फिजिक्स में भी हम बायो वाले स्टूडेंट हैं यार। हम फिजिक्स में भी बायो वाले स्टूडेंट हैं, हम तो आसान चीजें ही पढ़ेंगे, ज्यादा टफ तो पढ़ेंगे नहीं। हम मैथमेटिक्स वाले होते तो टफ पढ़ लेते हैं ना। चलो कोई स्ट्रेट लाइन है, तो अपन को जो पढ़ना है वो है y = mx + a स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो x और y के रिलेशन से हमको ये पता चलेगा कि हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है। किसके रिलेशन से पता चलेगा बेटा? x और y के रिलेशन से हमको ये पता चलेगा कि हमारा ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो जहां पर भी जिस भी इक्वेशन में आप ये देख लेना कि x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की पावर हाईएस्ट पावर 1 है, और x × y का कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं है। तो ऐसा जहां पे भी x और y में इस टाइप का रिलेशन होगा तो वहां पे स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? स्ट्रेट लाइन। अब यहां ध्यान देंगे बेटा, ये तो y कोऑर्डिनेट, ये तो x कोऑर्डिनेट, ये तो वेरिएबल है। m क्या है? तो m है बेटा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। m क्या है? स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब स्लोप होती क्या है मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे से, है ना। और c क्या है बेटा? a है इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि जब हम x = 0 करते हैं तो y = कितना मिलता है? हमें y पॉजिटिव भी मिल सकता है और नेगेटिव भी मिल सकता है। तो हमारा इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी कांस्टेंट टर्म है ना, तो आपका ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चलो, तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखो बहुत सारे केस बनते हैं कि c हमारा 0, सबसे पहला केस बनता है c 0 होने का मतलब क्या है कि जब x 0 होगा तो ऑब्वियस बात है y = भी 0 हो जाए। आप ग्राफ कैसे बनाते थे बचपन में? आपको पता है आप ग्राफ कैसे बनाते थे? मैं बोलता था, मैंने लिख दिया y = 4x + 6। अब बचपन में ग्राफ कैसे बनाते थे 10th क्लास में? तो आप क्या करते थे? x = 0 पुट करते थे, y की वैल्यू निकालते थे, फिर आपको कोऑर्डिनेट मिल जाता था 0,6 ऐसा। फिर ऐसे करके आप 2-4 पॉइंट बना लेते थे और उन पॉइंट को आप जोड़ देते थे, तो एक लोकस तैयार होता था। उस लोकस को ही हम बोलते थे, या तो स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, वो पैराबोला भी। आपने बचपन में दैनिक भास्कर आता था, आपको पता है दैनिक भास्कर के साथ एक बाल भास्कर आया करता था। तो बाल भास्कर में ना वो पॉइंट बने रहते थे, हम उन पॉइंट को जब जोड़ते जाते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स को जोड़ देते ना, एक सुंदर सी बढ़िया सी कन्या बनी मिल जाती थी, एक सुंदर सी आकृति हमको मिल जाती थी। तो वो क्या होता था? वो आकृति क्या है? वो उन सभी लोकस ही तो उन सभी पॉइंट्स का, लोकस ही तो है वो उन सभी पॉइंट्स का। जैसे कोई मुझे आपसे सर्कल की डेफिनेशन क्या है, तो उन सभी पॉइंट का लोकस ही तो है जो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, और वो गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा? आपको सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, चलो ज्यादा डीप में नहीं आना है, अपन को ऊपर से पढ़ना है। स्ट्रेट स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन हो गया। अच्छा, मैं ये बता रहा तो आप क्या करते थे? x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू निकालोगे, फिर x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू -1 रखोगे। ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं रखते, डरने वाली वैल्यूज नहीं रखते, आराम से छोटी छोटी वैल्यूज रखते हैं। x = 3 रखते हैं, फिर y की वैल्यू निकालते हैं, इस टाइप से। फिर अपन को पॉइंट्स मिल जाते हैं, उन पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, लोकस तैयार कर लेते हैं। वो लोकस हमारा कर्व है, हमारा स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था, वो हमारा पैराबोलिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ सुंदर लड़की भी बन सकती थी, सुंदर लड़का भी बन सकता था, कुछ भी हो सकता था, है ना, कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा करना नहीं, पता है, अपने भाई बहनों के साथ आप जादू किया करो। भाई बहन अभी जो 10th क्लास में होंगे ना, उनसे बोलना बेटा इसका कर्व बनाओ, कैसा बनेगा? ग्राफ पेपर ला के देना उनको, बोला इसका कर्व बनाओ। बेचारा बनाएगा बेटा, x = 0 रखे, y की वैल्यू निकालेगा, फिर ऐसे करके उसको बहुत टाइम लगेगा। और तुम जाना और तुम ऐसे बना के आ जाना, देखना, तुम जाना और तुम ऐसे बना के आ जाना, तुम जाना और तुम ऐसे बना के आ जाना, और उसका ग्राफ देखना और अपना ये वाला ग्राफ देखना। अरे वो बच्चा बोलेगा, तो आपका भाई बोलेगा, अरे हमारे भैया तो जादूगर है, हमारे भैया को इतने इंटेलिजेंट, हमारे भैया तो ऐसे ही बेटा। तो ये सब चीजें क्या करो, अपने भाई के साथ पबजी मत खेला करो। खेल भी खेलना है तो ऐसे खेल खेलो जिससे कि आपका बेनिफिट हो और आपके भाई का भी हो। और ये एंगल भी बता दे रहा हूं, 76 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 76 डिग्री आएगा। एक पॉइंट बता दे रहा हूं। अब एक पॉइंट क्या, इंटरसेप्ट ही तो, इंटरसेप्ट यहां पॉजिटिव है ना, सी पॉजिटिव है ना, देख सकते हो आप। तो सी पॉजिटिव है तो 6 होगा ना, और x के लिए यहाँ पे क्या होगी? 0 होगी, तो 0,6 आ जाएगा। तो देखो यार, अब इसको देखते तुरंत नहीं बना पाओगे, ये बना पाओगे कि भैया ऐसा दिखा, अच्छा ऐसा बनेगा, अरे वाह सर, मतलब हम x और y में रिलेशन देख के पता पा रहे हैं कि ग्राफ कैसा बनने वाला है। ठीक है, समझो बात को अच्छे से समझना। अब देखो हमारे एग्जाम में कैसे आ सकता है,
बढ़िया सवाल आ जाए हमारे एग्जाम में, बोले भैया f बराबर 40 + 6 है, बोले भैया f और t के बीच में ग्राफ बताओ क्या होगा, फोर्स वर्सेस टाइम के बीच में बताओ ग्राफ क्या होगा, फोर्स वर्सेस टाइम के बीच में बताओ ग्राफ क्या होगा। अरे बोल देना सर स्ट्रेट लाइन होगा, सर हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा सर, और बोलो तो मैं बना देता हूं, बोलो तो मैं बना देता हूं। अच्छा अब इसको ना बोल के इसके ऊपर जा सकता है, कैसे, आपको मोमेंटम दे दे और फिर एप्टी कर्व पूछे, फोर्स वर्सेस टाइम। अच्छा सवाल, देखो मेरे अभी बनाया मैंने, तो यहां क्या करते हो, इसको 2t² लिख दे प्लस 60 लिख दे। अब पूछे तो बेटा आपको पता है कि f बराबर क्या होता है, एप्टी कर्व पूछे तो f बराबर होता क्या है, dp/dt, f बराबर होता क्या है, dp/dt। इसको डिफरेंशिएट करो तो ये तो आएगा बच्चा, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो ये तो आएगा। तो अभी भी एप्टी कर्व कैसा बनेगा बेटा, एप्टी कर्व कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, कैसा वाला स्ट्रेट लाइन, वो भी आप पता लगा सकते हो, समझ रहे हो ना। अगर सोचो ऐसा होता अब कैसा बनेगा, तो पैराबोलिक बनेगा। अब कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। अब ऐसा होता तो बेटा आप सबका नामकरण तो नहीं कर सकते हो, अब आप सबका नामकरण तो नहीं कर सकते हो। गिनती के 5 ग्राफ है जो आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से बेटा, स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, सर्कुलर हो गया, एलिप्टिकल हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया और एक्सपोनेंशियल हो गया। ये 5 ग्राफ में आपकी जान निकलते जा रही है। भाई क्यों अपनी जान निकाल दो, अंदर रखो जान को, जान जानू के लिए रखो यार, है ना, ऐसे फिजिक्स में मत दे दो अपनी जान। चलो ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि आपका m पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, c पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और c 0 हो सकता है। अगर c 0 है मतलब x = 0 पे y = 0 भी मिलेगा, हमारी स्ट्रेट लाइन तो बनेगा और ओरिजिन से पास होगी, स्ट्रेट लाइन तो होगा और ओरिजिन से पास होगी अगर इंटरसेप्ट नहीं है। और अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू है, थोड़ा सा कभी-कभी क्या होता है ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा प्लस माइनस करके कोई टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना और इस फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। जैसे मान चलो ऐसा हो सकता है 6x = 4 + y, तो अब डरना नहीं, आप क्या करोगे, y = क्या हो गया 6x - 4 हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ पे इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव है, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, समझना तो पड़ेगा भाई, बिना समझे कैसे चलेगा यार। तो देखो कितने सारे केस बनेंगे। अच्छा स्लोप क्या होता है, देखो इसका जो m है फिक्स रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है, स्लोप जो होती है वो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। अब स्लोप होती क्या है, तो देखो बेटा स्ट्रेट लाइन के किस में स्लोप क्या होती है, ध्यान देना बेटा, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये जो एंगल बनाती है ना स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये जरूर बोलना इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये जो लाइन है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन की स्लोप पता लगाने की जो लाइन है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाती है उसका टेंजेंट ले लो, वो उसकी स्लोप कहलाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा क्या होगा बेटा, इसकी स्लोप होगी। अब देखो ये हमेशा इस पॉइंट पर भी देखो आप, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इतना ही एंगल बनाएंगे, इस पॉइंट पर भी देखो तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इतना ही एंगल बनाइए, यानी स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो होती है वो कांस्टेंट होती है। मैं डिफरेंशिएशन से भी प्रूव कर सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, लेकिन मेरे को वो सब नहीं बताना है। जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाता हूं तो मैं वहां पे देखो यार, बहुत सारे टीचर लोग क्या होते हैं डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ाना स्टार्ट करते हैं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में n × x की पावर n - 1 होता है। बेटा ये तो डेफिनेट रूल है, तो कोई चेंज नहीं कर सकता है, मैं पढ़ाऊं चाहे कोई भी पढ़ाए, यही पढ़ाएगा ना। आपको टीचर को ये पढ़ाना चाहिए कि एप्लीकेशंस क्या है, वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है तो हमको फिजिक्स में क्यों पढ़ाया जा रहा है सर, और फिजिक्स की कैसे सवाल है जो हमसे नहीं बनेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं तो डिफरेंशिएशन में ही पूरे एप्लीकेशंस उसके बता देता हूं, बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशंस से, मतलब मजा आ जाएगा अगर आप उसकी एप्लीकेशंस जानोगे। तो किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी पता लगा सकते हो, डिक्रीजिंग फंक्शन है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है ये भी पता लगा सकते हो। आपके लिए बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन मेरे पढ़ाए बच्चों के लिए बहुत आसान होता है, वो खेलते हैं इन सबके साथ, ठीक है। चलो तो आप देखो स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी, आप खुद ही बता दो, कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। देखो यहाँ भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक कितना एंगल बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। अब सोचो, आपको पता है कि थीटा अगर 0 और 90 के बीच में तो tan थीटा पॉजिटिव होता है। tan थीटा कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। tan थीटा की प्रॉपर्टी, ये tan थीटा की विशेषता और ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। तो tan थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और tan थीटा -∞ से लेकर -∞ तक कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, है ना, लेकिन sin थीटा की नहीं हो सकती, वो -1 से +1 ही वेरी करता है, और cos थीटा भी -1 से +1 ही वेरी करता है, ठीक है बेटा, वो अलग बात है, यहाँ ध्यान। तो जब भी एंगल 90 से कम आएगा तो इसकी जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी, स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी। स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, पहली चीज। अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन हो इसकी स्लोप बताओ क्या है, तो आप बोलोगे सर 0 है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल हो चुका है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन जो है वो हर एक पॉइंट पर एंगल कितना बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी। तो tan 0 कितना होता है, 0, मतलब इसकी स्लोप क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। इसकी स्लोप क्या हो चुकी है, 0। तो 0 भी कांस्टेंट है, तो मैंने बोला ना स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। किसी कर्व की कैसे निकालते हैं, लाइक पैराबोला है उनकी, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अपन 6 केस देख लेते हैं, आपको ये समझ में आ रहा है। अच्छा सोचो, अगर थीटा 90 से ज्यादा है, थीटा 90 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ऐसा है स्ट्रेट लाइन,
तो यहाँ देखो थीटा क्या हो गया, 90 से ज्यादा हो गया ना, तो इसकी स्लोप होगी नेगेटिव, इसकी स्लोप होगी नेगेटिव। तो थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो टेन थीटा आएगा नेगेटिव, मतलब स्लोप होगी नेगेटिव, मतलब स्लोप होगी नेगेटिव। तो स्लोप समझ में आई, स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है। अच्छा, जब हमें किसी कर्व की स्लोप निकालनी होती है तो वहां पे भी हम स्ट्रेट लाइन की ही निकालते हैं, और स्ट्रेट लाइन कैसे लाते हैं, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करके। तो हम वहां पे टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं, वही उस कर्व की स्लोप कहलाती है उस गिवन पॉइंट पर। ठीक है, समझ रहे होगे बात को, नहीं समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे चल के बताने वाला हूं। अब देखो, अब जैसे मान के चलो हमारा C क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, पहला केस लेते हैं C 0 है, तो कैसा बनेगा, और M पॉजिटिव है, ध्यान देना M पॉजिटिव है, तो ऐसे ही तो बनेगा बेटा, ऐसे बनेगा। थीटा कितना होगा, 90 से कम होगा, खत्म हो। ये हमारी x एक्सिस, सुंदर सी हमारी y एक्सिस। बात समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल समझे है, यस। अब C 0 है और M नेगेटिव है, तो कैसा बनेगा बेटा, ऐसा बनेगा बेटा। C जब तक 0 है, C जब तक 0 है, सॉरी, C जब तक 0 है, हमारा जो कर्व होगा, हमारी स्ट्रेट लाइन होगी, वो ओरिजिन से पास करेगी। बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आपने तो मजा ला दिया सर, बहुत बढ़िया सर। अब देखो 4 केस और कौन से बनेंगे, M पॉजिटिव और C भी पॉजिटिव। अब बताओ आप लोग कैसा बनेगा, जल्दी से बताओ, M पॉजिटिव और C भी पॉजिटिव, मतलब x इक्वल टू 0 पर y पॉजिटिव मिलेगा, x इक्वल टू 0 पर y पॉजिटिव मिलेगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, और स्लोप कैसी होगी हमारी, स्लोप हमारी पॉजिटिव होगी, मतलब जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से कम होगा हमारा, किसके साथ, थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। कौन से सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा बनेगा। नहीं, ये तो यार स्लोप नेगेटिव होगी, देखो तो स्लोप कैसे होगी, नेगेटिव होगी, गलत हो गया सर, ऐसा मत करो सर, ऐसे गलत मत पढ़ाओ सर, सर गलत नहीं पढ़ाते सर, हाँ ये सही हो गया। वहां पे 10 जो मैंने आपको बताया 76 डिग्री इसलिए लिख दिया था क्योंकि वहां पे स्लोप 4 थी, और tan थीटा इक्वल टू 4 कब होता है, थीटा इक्वल टू 76 डिग्री पे होता है। tan थीटा इक्वल टू 4 कब, 70 tan थीटा इक्वल टू 76 सॉरी 4 कब होता है, जब थीटा 76 डिग्री होता है, इसलिए मैंने वो 76 डिग्री लिख दिया था। ठीक है, अगर स्लोप मान चलो यहाँ पे 1 होता तो आपको पता है tan थीटा को आप 1 लिखते तो थीटा कितना था, 45 आता, तो एंगल 45 होता। ठीक है, तो वो तो डिपेंड करता है, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या हो जाए, M पॉजिटिव हो जाए और C कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। देखो तो M पॉजिटिव और C नेगेटिव, बताओ कैसा बनेगा, M पॉजिटिव और C नेगेटिव, मतलब थीटा हमारा 90 से कम होना चाहिए, इस टाइप का बेटा हो गया कि नहीं। देखो ये y एक्सिस पे जो हमें इंटरसेक्ट मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है, ये तुम्हारा क्या होगा, 0, माइनस y ही तो होगा, मतलब माइनस C ही तो होगा, और ये क्या होगा, 0, C ही तो होगा। आप करके देख लो ना यार, x को 0 रखो, x को 0 रखो तो y इक्वल टू c आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ रहा है। पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव, और अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो आपको पता है कि नेगेटिव y एक्सिस नीचे होती है, इतना तो यार आप जानते हो कि नेगेटिव y एक्सिस नीचे होती है, पॉजिटिव y एक्सिस। अगर y कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है तो आप नीचे जाओगे, और y कोऑर्डिनेट अगर आपका पॉजिटिव है तो आप ऊपर जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना तो चाहिए। अब m नेगेटिव c पॉजिटिव, खुद से बनाने की कोशिश करो, m नेगेटिव एंड c पॉजिटिव, m नेगेटिव एंड c पॉजिटिव, m नेगेटिव एंड c पॉजिटिव। मैंने आपको ये भी बताया कि आपको कैसे पता चले ft कर्व बनाना है, वो f और t में रिलेशन। देखो ft कर्व बनाना है मतलब मुझे f और t में रिलेशन चाहिए, या तो डायरेक्ट वे में देगा या तो इनडायरेक्ट वे में देगा, या तो डायरेक्ट वे में देगा या तो इनडायरेक्ट वे में देगा। इनडायरेक्ट वे में क्या कर सकता है, पार्टिकल का मोमेंटम दे सकता है। अब हम जानते हैं f इक्वल टू dp/dt, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का भी यूज हो जाएगा। कितना बढ़िया सवाल बना यार, बना कि नहीं बना, सुंदर, अति सुंदर सवाल बना। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो भाई, m नेगेटिव और c पॉजिटिव, तो ऐसा जाएगा m नेगेटिव और c पॉजिटिव, c पॉजिटिव m नेगेटिव। देखो ये 90 से ज्यादा आएगा, यहाँ आप देख सकते हो c कैसा है आपका, पॉजिटिव है, c कैसा है आपका, पॉजिटिव, और m कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है। लास्ट वाला होमवर्क है m नेगेटिव c नेगेटिव, वो आपका होमवर्क है, m नेगेटिव c नेगेटिव, वो आपका होमवर्क है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब फिजिक्स में कैसे होगा, देखो तो, देखो तो, अब मान के चलो फिजिक्स में हमसे पूछा जाए भैया कि ग्राफ बनाओ, एक ग्राफ बनाओ, किस किस के बीच बनाओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के है यहाँ पे 1/√k में बनाओ। तो पहले तो इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए। आपको पता है जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है, जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है, और उसके एसोसिएटेड जो वेव लेंथ होती है वो डी ब्रोगली वेव कहलाती है, और उसके एसोसिएटेड जो वेव लेंथ होती है वो डी ब्रोगली वेव लेंथ कहलाती है, तो डी ब्रोगली वेव लेंथ है। तो रिलेशन पता होना चाहिए, आपको पता होगा, मुझे ऐसा लगता है आपको पता होगा। अब यहाँ पे मुझे एक ग्राफ पता लगाना है कि भैया लैम्डा वर्सेस 1/√k का क्या होगा। अपन √k का भी देखेंगे, लेकिन अभी 1/√k का देखना है। तो बेटा देखो सिंपल सा है, बहुत आसान है, देखो देखो बहुत आसान है। ये कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो इसको y लिख दो, h/√2m, ये 1/√k हो गया ना, और 1/√k कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे, तो देखो
x लिख दो। अरे वाह सर 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 ये तो कांस्टेंट है सर, ये तो कांस्टेंट है सर, ये तो y इक्वल टू mx आ गया सर, ये तो y इक्वल टू mx आ गया सर, ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा सर, स्ट्रेट लाइन बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा सर, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। लो ये ग्राफ बन गया। अब ओरिजिन से पास भी कर सकते हो और डॉटेड भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है। और स्लोप पॉजिटिव होगी, बताओ क्यों होगी पॉजिटिव? क्योंकि रूट में कभी नेगेटिव वैल्यू होती नहीं, इसलिए स्लोप पॉजिटिव होगी। एक कभी स्लोप नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ये वाला टर्म नेगेटिव, ये तो इसकी स्लोप कहलाएगा, ये तो इसकी क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। अब तुम्हें ऐसे दो दे दे, ये पार्टिकल 1 के लिए दे दे, पार्टिकल 2 के लिए दे दे, और बोले आपसे ये भी ऑरिजिन से पास करेगा ना, ध्यान देना, और आपसे पूछे कि बताओ यहाँ पे किस पार्टिकल का मास ज्यादा है, यहाँ पे किस पार्टिकल का मास ज्यादा है, तो स्लोप देख लो किसकी ज्यादा है बेटा? 2 की ज्यादा है ना। ये एंगल ज्यादा बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये वाली लाइन जो है वो एंगल ज्यादा बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये वाली लाइन कम बना रही है। तो जैसे थीटा 0 से 90 के बीच में बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब जो एंगल ज्यादा बनाएगा उसकी स्लोप क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी, और जो एंगल कम बनाएगा उसकी स्लोप कम होगी। तो इसकी स्लोप ज्यादा है, अगर इसकी स्लोप ज्यादा है तो ये मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ये m यहाँ पे मास है, मास ऑफ द पार्टिकल है बेटा, ये स्लोप नहीं है ना, वो स्लोप था m, ये मास ऑफ द पार्टिकल है। तो किसका मास ज्यादा होगा? जिसकी स्लोप कम होगी, जिसकी स्लोप कम होगी। तो कम किसकी है स्लोप? 1 पार्टिकल वाले की स्लोप क्या है? कम है। जो कर्व हमारा 1 पार्टिकल के लिए बना उसकी स्लोप कम है, अगर उसकी स्लोप कम है तो इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास ज्यादा होगा। ये आया हुआ सवाल है आपके एग्जाम में। तो आप समझ रहे हो ना कि भाई साहब अगर मुझे रिलेशन पता है इनके बीच में तो हमें पता लगा सकते हैं ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा। बस हमें ग्राफ के स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए। और जो y एक्सिस में होगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा, उस फिजिकल क्वांटिटी को y बराबर लिख देना, और जो भी x एक्सिस में होगा उस फिजिकल क्वांटिटी को x के बराबर कर देना, और देख लेना x और y में रिलेशन क्या है। मैं तो यहाँ चाहूं तो आपको टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम भी ले सकता हूं, यहाँ पे उसकी लेंथ भी ले सकता हूं, रूट l भी ले सकता हूं। तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम और रूट l के बीच में भी आपका ग्राफ जो बनेगा, अगर जी कांस्टेंट है, वहां पे भी आपका जो ग्राफ बनेगा रूट l नहीं, l लूंगा तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अगर मैं रूट l लूंगा तो हमारा कैसा बनेगा बेटा? लीनियर इक्वेशन, लीनियर बनेगा ग्राफ। कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पे सर अगर मैं रूट के ले लूं, सर अगर मैं रूट के ले लूं तो कैसा बनेगा सर? अगर आप रूट के ले लो तो देखो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा y इक्वल टू h अपॉन, अच्छा यहाँ h भी आएगा ना, h अपॉन रूट 2m इंटू 1 अपॉन x, क्योंकि अब आपने क्या किया, रूट k को x लिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है। मैं अभी आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, और उसका कर्व कैसा बनता है। तो आपने अभी स्ट्रेट लाइन का सीखा, अरे आपने स्ट्रेट लाइन का सीखा, अरे आपने स्ट्रेट लाइन का सीखा, हाँ सर हमने स्ट्रेट लाइन का सीख लिया। टाइम कितना हो गया? क्योंकि ज्यादा टाइम का बनाओ तो तुम लोग लेक्चर देखते नहीं हो भाई, ऐसा मत किया करो। मैं जो आपको यहाँ पे जो आपको क्वालिटी में दे रहा हूँ ये बहुत बढ़िया क्वालिटी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सब। आप बस पूरा लेक्चर देखो, तो अगर आप बीच में ही भाग जाओगे तो आपको क्या समझ में आएगा? भाई साहब हमारा डस्टर कहाँ चला गया, डस्टर कहाँ भाग गया भाई? अरे कहाँ चला गया भाई डस्टर? सच में भूल गया यार, मैं तो मजाक समझ रहा था। अच्छा ये तो है। चलो अब अपन देखते हैं पैराबोलिक कर्व को, और पैराबोलिक कर्व का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो 4 प्रकार का पैराबोला हो सकता है। कितने प्रकार का हो सकता है? 4 प्रकार का। इसमें क्या होता है बेटा कि किसी एक वेरिएबल की पावर, x की पावर, किसी एक वेरिएबल की पावर 1 होगी और दूसरे वेरिएबल की जो पावर होगी वो 2 होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप का देखो, तो y इक्वल टू 4x²। अब मैं बोलूं बताओ उसका कर्व कैसा बनेगा? तो पैराबोला बनेगा। ऐसा भी हो सकता है x इक्वल टू 4y², इसका भी कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? पैराबोला बनेगा। जैसे आपको बोले कि कोई पार्टिकल रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, कहां से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, और बोले कि v वर्सेस s के बीच में ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा? v क्या है उसकी वेलोसिटी और s क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट। v क्या है उसकी वेलोसिटी और s क्या है उसका डिस्प्लेसमेंट। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पर एक्ट कर रहा है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट करेगा और रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। पाथ के बारे में नहीं जानना मुझे, तो v और s के बीच में ग्राफ बनाना है कि जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर करेगा उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। तो बेटा आप कौन सा यूज कर लोगे क्वेश्चन? आपको इस दोनों के बीच में क्या चाहिए? रिलेशन चाहिए ग्राफ बनाने के लिए, रिलेशन ही तो चाहिए। तो आपको पता है हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब इतना सब तो आना चाहिए। u कितना हो गया? 0, तो v² आ गया 2as, ये कांस्टेंट है तो v² हो गया सम कांस्टेंट इनटू s, और ये कौन सी एक्सिस पे? y एक्सिस पे, तो y² इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x। कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा। क्योंकि एक वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है, और दूसरे वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 है। एक की पावर x या y में से किसी एक की पावर 1 होनी चाहिए, और x और y में से किसी एक की पावर 2 होनी चाहिए, जरूरी है। और कोई प्रोडक्ट वाला टर्म नहीं होना चाहिए, x इंटू वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए, x² इंटू वाई वाला टर्म भी नहीं होना चाहिए, कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होना चाहिए। ये ऐसा हो सकता है, देखो y इक्वल टू 4x² प्लस 4x प्लस 2, ऐसा हो सकता है। ये भी हमारा यहाँ पे भी कर्व कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। कर्व कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। हाँ वो बात अलग है कि ये वाला कर्व जो है ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 बनेगा, लेकिन बनेगा पैराबोलिक।
पैराबोलिक तो यहाँ कैसा बनेगा बेटा, पैराबोलिक। अच्छा, 4 प्रकार का पैराबोला, तो यहाँ क्या होगा बेटा, जिसकी पावर 1 होती है ना उसकी तरफ मुंह खुला होता है, तो यहाँ पे s की पावर 1 है तो s की तरफ मुंह खुला होगा, मतलब ऐसा वाला बनेगा, मतलब ऐसा। अब इसकी स्लोप कोई पूछे, बताओ। अब देखो इसकी स्लोप, पैराबोला की जो स्लोप होती है वो वेरिएबल होती है, पैराबोला की जो स्लोप होती है वो वेरिएबल होती है। अब कैसे पता लगाते हैं किसी कर्व की स्लोप को, मैं पैराबोला और बाकी की जो कर्व है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जब लंबा होता है तो आप लोग नहीं देखते हो, मुझे पता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे, आपको मजा आया हो इसमें, तो आप बताना जरूर कमेंट में, तो मैं आगे चल के एक और वीडियो बनाऊं उसमें पूरा ग्राफ कंप्लीट कर दूं। फिर मैं कसम खा के कहता हूं आपको कि भाई साहब ग्राफ का सवाल आपका नहीं छूटेगा, ग्राफ का सवाल फिजिक्स में कभी नहीं छूटेगा, ध्यान रखिए। आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, आप कोई भी ग्राफ आपको गिवन हो तो उससे आप अपना डेटा कंक्लूड कर सकते हैं जो भी आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इस पॉइंट पर स्लोप कुछ और आएगी, इस पॉइंट पर स्लोप कुछ आ रही है, इस पॉइंट पर स्लोप कुछ और आएगी, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमें स्लोप निकालनी है, टेंजेंट है, और इस टेंजेंट का एंगल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे स्लोप आपकी पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे आपकी स्लोप पॉजिटिव रहेगी, लेकिन देखो आपकी स्लोप क्या हो रही है, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी स्लोप हो क्या रही है, एंगल कम होते जा रहा है। देखो यहाँ पे और कम हो गया ये वाला एंगल, ये वाला यहाँ पे और कम हो गया, ऑलमोस्ट 0 होने को है। तो यहाँ पे इसकी जो स्लोप है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, इसकी जो स्लोप है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। अब dv/ds फिजिक्स में कुछ होता नहीं है, इसलिए इसकी स्लोप से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जिसकी स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, और अगर यही ऐसा बना होता तो इसकी स्लोप कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती। इसकी स्लोप देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर इस पॉइंट पे आप देखते और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का 0 एंगल बनाता, तो यहाँ पे स्लोप 0 होती, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव एंगल बनाता मतलब पॉजिटिव स्लोप होती, और यहाँ पे 90 बनाता मतलब स्लोप इनफाइनाइट होती। तो स्लोप कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। अगर मैं इस टाइप का बना दूं, आप बताओ, तो इसकी स्लोप कंटिन्यूअसली, ऐसा मत बोला पहले